कलाकारों से बात करने की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ एक और स्पेशल किरदार जो बीरा फिल्म है, बालाजी प्रोडक्शन की जो पहली फिल्म है उसमें निभा रहे हैं। हमारे साथ हैं अजय सिंह बिस जी, एक सीनियर कलाकार हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहले थोड़ा सा आपके बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आपका परिचय एक बार दर्शकों के लिए हो जाए। जी हाँ, मैं अजय सिंह बिस्ट और बेसिकली तो मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूँ दिल्ली में और 2020 में रिटायर हो गया हूँ। और बट अपने उत्तराखंड का मंच से मैं जुड़े रहा हूँ बचपन से, रंगमंच को कलाकार में। और पहलू नाटक में जो जब मैं 7वीं कक्षा में छो देवनूर गांधी इंटर कॉलेज में पढ़ छो। अच्छा। और वो पहलू नाटक छो श्रीदेव सुमन। अरे वाह। और ये हिंदी में नाटक छो, पर बाल्यकाल में जब कोई आप प्ले कर दन तो बड़ी गहरी छाप छोड़ दी। छाप छोड़ दूँ। और मेरे किरदार भी श्रीदेव सुमन जी कुछ हो। तो वहाँ से एक रंग यात्रा शुरू हुई और गांधी इंटर कॉलेज में बच्चों की ग्रूमिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बड़ी सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पर हैं। हमारे तत्कालीन प्रधानाचार्य होते थे चंद्रकिरण गुप्ता जी। तो वो ख़ास तौर पे उनका बड़ा इनिशिएटिव रहता था कि बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए ये रंगमंच बहुत नितांत आवश्यक है और इसमें दिया जाए। मैं समझता हूँ कि जो आत्मविश्वास या जो कम्युनिकेशन स्किल्स या जो और एबिलिटीज़ हमारी शार्प हुई हैं, जो हमारी स्किल शार्प हुई हैं, उसमें रंगमंच का बड़ा भूमिका है। बड़ी भूमिका रही। बड़ी भूमिका है। आपने जो बात कही कि रंगमंच की एक बड़ी भूमिका है, चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो या आपकी पर्सनालिटी हो, उसको इन्हांस करने में होती है। आजकल के दौर की अगर हम लोग बात करें, माँ बाप बड़ा फोकस करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, चाहे सॉफ्ट स्किल्स हैं या प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, इनके ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। लेकिन इतनी भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ पे कट थ्रोट कंपटीशन है या जहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्टडीज़ एवरीथिंग, और मतलब ये सारी चीज़ें हैं, क्या लगता है आपको कि वो जो कला का एक पुट है वो कहाँ है बच्चों में, या दिखता है बच्चों में आपको, या कमर्शलाइजेशन की आड़ में? चाहे जो कला तो है लेकिन कला होने से पहले उसको बेचने की तैयारी होती है, चाहे हम लोग टीवी पे बात करें या बाकी चीज़ों में बात करें। वायरल होने की जो टेंडेंसी है, मतलब आपके दौर में तो वायरल होने वाली कोई चीज़ ही नहीं थी, है ना, लेकिन वहाँ तो सिर्फ जो कला थी वो आत्मसुख का एक साधन था। कैसा देखते हैं आज के दौर में इन सारी चीज़ों को? देखिए, देखा जाए तो हर आदमी बोर्न आर्टिस्ट है। कला हर एक के साथ जुड़ी है, हर एक किरदार निभा रहा है। और अब उसको कितना आपने और संतुलित करना है, किस दिशा में आप जाना चाहते हैं। मेरा यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये भी था कि अब ज़रूरी नहीं कि आप रंगमंच या कला के क्षेत्र से जुड़ेंगे। आने वाले समय में बच्चा चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे वो बिजनेस विजार्ड बने या फिर इंजीनियर बने, उसको ये सारे स्किल्स चाहिए। अगर वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो जो उसकी सक्सेस का रेट है वो कम रह जाएगा, उतना रह जाएगा। वो ये एक्स्ट्रा एज उसको मिल जाता है अगर वो रंगमंच बचपन में कर लेता है तो उसको मिलता है। ये अलग बात है कि आज के दौर में लोग बहुत जल्दी में सब कुछ पाना चाहते हैं। कुछ ऐसा समय आ गया है कि सब फास्ट फूड का ज़माना है, फास्ट सब कुछ रेडीमेड चाहिए। और रातों रात लोग पॉपुलर होना चाहते हैं। और मैं समझता हूँ ये थोड़ा सा एक कमज़ोरी है। एक कलाकार के जीवन में ये भूख नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊँ, बिकॉज मैं समझता हूँ कि पॉपुलैरिटी इज़ द एंड ऑफ द ब्रिलियंट्स। तो पॉपुलैरिटी जहाँ आपके दिमाग में आ गई, पॉपुलैरिटी का एक आपने खाना बना लिया अपने दिमाग के, मुझे पॉपुलर होना है, तो वो आपको आपकी क्रिएटिविटी को हैम्पर करता है। तो बेहतर ये होगा कि हम अपने स्किल्स, अपने एबिलिटीज़ को, अपनी एफिशिएंसीज़ को डेवलप करें। और पॉपुलैरिटी इज़ अ बाई प्रोडक्ट, वो तो अपने आप मिल जाएगा, है ना। तो आज के दौर में थोड़ा सा हो रहा है, ये बच्चों में बहुत शैलो हो गया ये मामला। वो गंभीरता से शायद कुछ बच्चे ऐसा नहीं कर पा रहे कि वो गंभीरता से अपनी एबिलिटीज़ को इन्हांस करें, अपनी एफिशिएंसीज़ का इस्तेमाल करें। और जब आप अपने एफिशिएंसीज़ पे काम करेंगे तो डेफिनेटली आपके काम में हर जो भी काम आप करें उसमें सुधार आएगा। एफिशिएंसीज़ की आप बात कर रहे हैं, और जब आपकी बातों से जो झलक रहा है कि एक एफिशिएंसी यह भी है कि एक आदमी जो है वो 40-45 साल अपनी उम्र का, 40 साल के लगभग अमूमन, शायद मैं जो एक अंदाज़ा लगा रहा हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक डिफरेंट प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है और जो एक बड़ा जिम्मेदारी भरा हुआ प्रोफेशन है, मेडिकल जो आपने बात करी। उसके बाद कांस्टेंट उस क्राफ्ट पे काम करना,
और क्योंकि देखिए अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत लंबे पैच में, अगर किसी कलाकार, कोई कलाकार अपने बहुत लंबे लाइफ के हिस्से को छोड़ दे और फिर उसका बैक करे तो उतनी शिद्दत के साथ उस चीज़ को बना पाए, क्योंकि आदतें होती हैं, नेचर होता है, परिवार होता है, बहुत सारे जो बिंब होते हैं ज़िंदगी के, उनके जो दिशाएं होती हैं वो बदल चुकी होती हैं। आपने मेंटेन रखा हुआ है, इसका मतलब झलकता है कि वो लगातार आप इससे जुड़े रहे हैं, तभी वो मेंटेन रह सकती है। क्या की था, कौन सी ऐसी मोटिवेशन थी जो इतने सालों तक आपने बना के रखी? मैं सच बताऊं तो एक दौर ऐसा आया जीवन में जब मैं ट्रैवल कर रहा था लखनऊ, दिल्ली, और मुझे कोर्स करने के बाद जॉब मिल गई थी उत्तराखंड में, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। एक दिमाग में एक एक इच्छा थी कि मैं वर्ल्ड वाइड घूमूं और दुनिया को जानूं, उसके बाद कहीं भी सेटल हो लेंगे बाद में। एक यायावर जैसा मिजाज था। हाँ। तो मैं, आज मेरा कॉल लेटर मिला और मैंने गांव से अपना बैगेज पैक किया। भाई साहब, बड़े भाई साहब से, भाई ज्वाइन कर ले। मैंने कहा नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। माता जी को प्रणाम किया और सुबह अपना बैगेज लेके मैं दिल्ली निकल पड़ा। अब वो यायावरी का शौक वहाँ होते होते ये जो मेरा थिएटर था या मेरा स्पोर्ट्स का था, वो सब किनारे रह गया। वो पासपोर्ट बना, वो दौर ऐसा था जब पासपोर्ट बनने में बड़ा समय लगता था। फिर वो इंटरव्यू शुरू हुए और विभिन्न कंट्रीज़ के लिए मैं इंटरव्यू दे रहा था, प्रयास कर रहा था जाने के। साइमल्टेनियसली पासपोर्ट की भी तैयारी कर रहा था। तो उस दौर में होते करते क्या हुआ कि अब ये हुआ कि यार कितने टाइम तक तुम ऐसे घर से ही पैसे लेके चलाते रहोगे, काम करना तो पड़ेगा। कुछ भी तो उपार्जन करना पड़ेगा। ऐसा बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा, वो दौर ऐसा भी नहीं रहा होगा कि आप बिल्कुल वो जो यायावरी की ज़िंदगी है, नोमैड लाइफ जिसको हम लोग कहते हैं, जी। उसके साथ आप आज की डेट में तो नोमैड लाइफ जीना एक कॉमन एक फैशन सा हो गया है। फैशन सा हो गया कि भाई आप जा रहे हो, आप लैपटॉप उठाओ तो आप वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी काम कर सकते हो। काम कर सकते। तब तो ये ऐसा भी नहीं रहा होगा। ऐसा नहीं था। तो उसको कवर अप करने में किया हुआ कि भाई चलो हम तो टेक्निकल लोग हैं, दिल्ली में कोई जॉब पकड़ लेते हैं और फिर अपना शौक आगे चलता रहेगा। उसमें क्या हुआ कि दिल्ली में जॉब मिल गई, धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब मिल गई, और हमारा जो पूरा मरकज़ था दिल्ली में, हमारे भगत सिंह कॉलेज के जो फुटबॉल टीम के लोग थे वो मित्र बन गए। और मैं फुटबॉल भी अच्छी खेलता था अपने स्कूल टाइम पे, तो उनके साथ क्लबों से खेलने लगे, दिल्ली लीग खेलने लगे। और वो जो स्टेज के आर्टिस्ट हैं दिल्ली में, उनसे संपर्क बनने में 2012 का तक आ गया। 2012 में स्टेज के लोगों से मुलाकात हुई जब मैं पहली बार गढ़वाल हितैषी सभा दिल्ली, जो कि 100 साल पुरानी संस्था है, उसके एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर का मैंने इलेक्शन लड़ा। मेंबर मैं था, तो लोगों ने कहा कि नहीं आप थोड़ा काम करो। कुछ टाइम मैंने आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी के उसमें भी बड़े सारे काम किए, कुछ प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व रहा, जिसमें कि एक रूरल जो स्लम्स था वहाँ पर हाइजीन के ब्लाइंड्स के लिए काम किया, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए काम किया, उनका उनके जो स्किल्स के जो अर्निंग के लिए कैसे आर्थिक उपार्जन कैसे करें वो सब सिखाते थे उन्हें। और साइमल्टेनियसली हम बच्चों के लिए, जो बच्चे कूड़ा बीनते थे, उनके लिए कार्यक्रम चलाया था हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से, जिसको संस्कार बोलते थे। उन बच्चों को उससे बाहर निकालना, उनको डी एडिक्ट करना। वो एडिक्ट हो चुके थे बच्चे, पता नहीं क्या क्या वो नशा करते थे, छोटे छोटे बच्चे, और उनको डी एडिक्ट करना और फिर उनको संस्कार के माध्यम से। तो इन सारे प्रोजेक्ट से मैं बहुत गहराई से जुड़ा रहा अपनी जॉब के साथ साथ। जॉब मेरी तब तक गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी, लेकिन अच्छा ये था कि हेल्थ में मैं था तो 3 बजे मैं फ्री हो जाता था समर्स में, और विंटर्स में तो नहीं, सॉरी, विंटर्स में 3 बजे और समर में 2 बजे फ्री हो जाता था। तो बाकी का समय इन सब कामों में लगा सकते थे। तब भी वो थिएटर अछूता रह गया। लेकिन थिएटर का जो एक थिएटर से जो हमने स्किल सीखे थे या जो कुछ हमारे पास था वो बड़ा काम आया उसमें। फिर 2012 में जब मैं इलेक्शन लड़ा गढ़वाल हितैषी सभा दिल्ली का एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने लोगों का, उन्होंने इतना पहली बार ही मुझे हाईएस्ट वोट से जिताया, यानी हाईएस्ट वोट सीकर मैं था। और मैंने डोर टू डोर लोगों से मिला, बात करी कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अपने समाज के, क्या हम कर सकते हैं मिल के। तो बात शायद अपील करी और 2013 में मैं पहली बार वहाँ पर चयनित हुआ। अमूमन आपने जो जिक्र किया है अभी कि बहुत सारी जगहों पे आप नए नए लोगों से मिलते हैं, चाहे आपका स्लम में काम करने का अनुभव हो या आपका काम करने का अनुभव हो, जो गढ़वाल हितैषी सभा है या इस तरह की
या हम लोग अपने इलेक्शंस की बात करें, डोर टू डोर नॉक करने की बात करें, अलग अलग कैरेक्टर से एक आदमी मिलता है, अलग अलग लोगों से जब मिलता है तो कुछ ना कुछ गेन अपने अंदर करता है। क्या ये लोगों से मिलना, बात करना, जिन प्रॉब्लम्स को आप टैकल करते हो, चाहे वो नशे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रही हैं, चाहे वो स्लम्स की प्रॉब्लम रही हैं, क्या ये कलाकार बनने में, क्योंकि आफ्टर ऑल कलाकार किसी न किसी करेक्टर को प्ले कर रहा है, तो क्या ये मददगार साबित होता है आपके लिए? बिल्कुल होता है कि कुछ ऐसे पोस्चर्स, मूवमेंट्स या शब्द आपके पास आते हैं जिनको कि आप एक एसेट की तरह संभाल के रखते हो कि इसका कहीं ना कहीं मैं प्रयोग करूँगा, ऐसा होता है। लेकिन ये भी बात है कि आप ग्रेस्प वही कर पाते हैं जो आपके ब्रेन में होता है। आप जिस तबीयत के आदमी जिस हैं। तबीयत के आदमी वही आप ले पाते हैं। बहुत डिफरेंट तरह की चीज़ें आप ले नहीं पाते। हर आदमी इतना वर्सटाइल नहीं होता है कि वो हर तरह की चीज़ों को ग्रेस्प कर ले, और करता है तो फिर एक टेम्परेरी फेज के लिए होता है, परमानेंट मेमोरी में वो नहीं, स्टोर नहीं होता है। परमानेंट मेमोरी में वही जाएगा जो आपका मिजाज है, जो आपकी कैफियत है, उसके हिसाब से वो होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम जो फिल्मों में या इस तरह के काम रंगमंच में जो कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा व्यवहारिक चीज़ का लाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ख़ास तौर पे उन चीज़ों का जिन चीज़ों का कि विलुप्त होने का डर है। आज ये हम आंचलिक फिल्म उत्तराखंड की बना रहे हैं तो भाषा के बहुत सारे शब्द विलुप्त हो रहे हैं, बहुत सारे भोजन विलुप्त हो रहे हैं, बहुत सारे पहनावा और परिधान ऑर्नामेंट्स विलुप्त हो रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें ये फिल्में एक दस्तावेज़ की तरह उसे तैयार कर रही हैं, डॉक्यूमेंट कर रही हैं, ताकि वो आने वाले समय के लिए संरक्षित रह सके और वो लोगों तक पहुँचे। और ये पहुँचेगा। आज हमारी फिल्में जो बन रही हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है जो वाकई लोगों को बताया कि ऐसा भी पहाड़ में, गढ़वाल में या उत्तराखंड में होता था। और यहाँ का वैभव बहुत समृद्ध है, चाहे वो कला के क्षेत्र में ले लीजिए, आप संस्कृति के क्षेत्र में ले लीजिए, भोजन है, पहनावा है, बड़ा समृद्ध है उत्तराखंड में, या कहानियाँ, किस्से जो यहाँ के हैं बड़े प्रगाढ़ हैं। तो ये सब संरक्षित होना चाहिए, और इसका प्रयास जो फिल्म इंडस्ट्री कर रही है, सिनेमा उद्योग हमारा उत्तराखंड का कर रहा है, वो अनुकरणीय है, अभूतपूर्व है। आंचलिक फिल्मों की हम लोग बात कर रहे हैं। आंचलिक फिल्मों का एक दौर रहा जो बहुत सुनहरा दौर रहा, जिसको हम लोग कहते हैं, जब कौथिक थी, या अपनी चक्रचाल का दौर रहा, जब आप मतलब एक जैसे पीक कहा जा सकता है, जो एक पीक पहले आया था, उसके बाद अचानक से एक डिक्लाइन देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें फिल्म बनाने के रेशियोज़ के ऊपर, या हम लोग बात करें उनके सक्सेस जिसको बोला जा सकता है इन बोथ टर्म्स, मतलब अगर मॉनेटरी टर्म्स में बात करें, हम बात करें उनकी पॉपुलैरिटी के टर्म्स में बात करें, क्या देखते हैं बड़े कारण जो ये सारी चीज़ें हुई एज अ कलाकार, और कैसा महसूस करते हैं कि जो कर्व बीच में बन गया उसने कितना नुकसान दिया इंडस्ट्री को, और अब कैसे रिकवर कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो आंचलिक फिल्म का जो सिनेमा है हमारा, ख़ास तौर पर उत्तराखंड का, बहुत अच्छा सिनेमा ये बन रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे इसमें कलाकार हैं। थोड़ा सा हमें कंटेंट पे ज़रूर देना पड़ेगा जोर, क्योंकि हम एक छोटे वॉल्यूम के लिए फिल्म बना रहे हैं फिलहाल। तो हमारा एक कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो पैन इंडिया जाए, पैन वर्ल्ड वाइड जिसको एक्सेप्टेंस मिले, ऐसा कंटेंट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ, हॉलीवुड बॉलीवुड जैसी टेक्नोलॉजी के साथ हम उतरे, बहुत ज़रूरी नहीं है वो। लेकिन आजकल जो फिल्मों का ट्रेंड चल रहा है, अगर कुछ आप मौलिक देते हैं जो लोगों को लगता है कि हाँ भाई क्या है ये, और मौलिकता उत्तराखंड की पृष्ठभूमि में, यहाँ की कला में, संस्कृति में, यहाँ की कहानी में, के साहित्य में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो कि अभी एक्सप्लोर करना बाकी है सिनेमा के पर्दे पर। और वो अगर हम कर पाएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा जो वॉल्यूम है व्यूअर का वो बढ़ेगा। क्योंकि खाली उत्तराखंड तक सीमित रहने में हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्यों, कितने परसेंट लोग फिल्म देखते हैं? वैसे भी आप देखिए हिंदी फिल्मों में कितने परसेंट लोग देखते हैं, उसका रेशियो लगा लीजिए। उसी अनुपात में हमारे तो शायद फिल्मों का चलन और भी कम है। क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो फिल्मों को हम लोग परिवार से एक हिदायत होती थी। मेरे को 10वीं से पहले कोई फिल्म देखने का इजाज़त ही नहीं था। तो शोले तब आ गई थी जब मैं 7th में था। 3 साल इंतज़ार किया, जब 10वीं में गए तब शोले देखी हमने। और वो इत्तेफाक ये था कि वो लक्ष्मी टॉकीज़ पे लगी थी और लगी रही तब तक, तो हमने उसी टॉकीज़ में वो फिल्म देखी। तो ये तो रेस्टेंट रहेगा। किसी भी भाषा में आप जाएँ, वहाँ पर बहुत बड़ा ग्रुप नहीं होता जो फिल्में देखता है, बहुत लिमिटेड लोगों का होता है। लेकिन सवाल ये है कि आपने अपने
जो विषय है, विषय वस्तु है आपकी, वो इतनी दिलचस्प होनी चाहिए कि उसका वॉल्यूम जितना भी 5% अगर उत्तराखंड का है तो 5% हिंदी का है, भोजपुरी का है, और साउथ की फिल्मों का है, क्या उसको हम ग्रैब कर पाएंगे? ये ऐसा हमारा कंटेंट जिस दिन आएगा तो निश्चित तौर पर हमारी फिल्में बहुत बेहतर करेंगी। और प्रयास, लोग अच्छे प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे कंटेंट भी सुधर रहा, लेकिन कंटेंट बहुत ज़रूरी है कि हम कॉपी ना करें, मौलिकता ज़रूर हो, क्योंकि लोग आजकल मौलिक चीज़ें देख रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी मैं एक इसमें देख रहा था यूट्यूब पर, एक छोटा सा वीडियो है, नेपाल की कुछ महिलाएं खेतों में बैठी हैं और उन्होंने लिखा हिमालयन फूड। वो क्या, वो पत्ते पे भात परोस रही है, दाल परोस रही है और लाखों में उसके व्यूअर जा रहे हैं। कोई बहुत डायलॉग नहीं है, कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ हिमालयन फूड, और वो खेत की मेड़ पे बैठ के पतीले से भात सर्व कर रहे, खा रहे लाखों। क्योंकि लोग मौलिकता देखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियल लोगों के पास है देखने का, जो महानगर में है, या आजकल तो गांव में भी यूट्यूब और सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो वो मटेरियल बहुत सारा है जिसमें कि लोग थक चुके हैं वो सब कुछ देख के। अब लोग बिल्कुल मौलिक चीज़ देखना चाहते हैं। OTTs या अदर जो माध्यम है, अगर हम फिल्मों के इतर बात करें या हम लोग बात करें कि जो स्क्रीन्स, हमको नंबर ऑफ स्क्रीन्स मिलते हैं, क्योंकि आज वो दौर भी है जब कभी फिल्में जो होती हैं नंबर ऑफ स्क्रीन्स के लिए होड़ होती थी फिल्मों के बीच में कि इन्होंने 800 स्क्रीन्स पे रिलीज़ करी, इन्होंने 900 पे करी। आज उन 800-900 का जो नंबर है, अब दैट के अगर कोई चीज़ OTTs पे जा रही है तो वो काउंटरलेस स्क्रीन्स, अगर स्क्रीन्स बोल रहा हूँ, हर एक डिवाइस पे वो चल रही है, चाहे वो नेटफ्लिक्स के थ्रू हो या प्राइम के थ्रू हो या अदर भी जो OTTs हैं उनके थ्रू हो। अभी रिसेंट सुनने में आया कि बहुत सारी गढ़वाली मूवीज़ ऐसी हैं जो जिन पे बात चल रही है। एक गढ़वाली मूवी तो अभी रिसेंटली कोई स्पेनिश लैंग्वेज में डब होकर के वो इवन सोल्ड आउट भी है, उसके राइट्स बिके हैं उसके स्पेनिश के लिए। तो क्या आपको लग रहा है कि ये एक रिवोल्यूशनरी एक कदम हो सकता है इस इंडस्ट्री के लिए और यहाँ के कलाकारों के लिए, कि जब हम लोग क्योंकि हमारे हिस्से में बहुत सीमित स्क्रीन्स आती हैं। उत्तराखंड की बात करूँ तो गढ़वाल का जो क्षेत्र, अगर गढ़वाली मूवी बन रही तो लगभग 10 से 12 स्क्रीन्स को हम लोग कवर करते हैं, या हम लोग कुमाऊँ के देखें तो वही 8 से 10 स्क्रीन का रेशियो रहता है। उसके बाद कुछ स्क्रीन्स हमें दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में मिल पाती हैं। वो भी उनके साथ भी अनफॉर्चुनेट क्या है कि हमें टाइमिंग ऐसी मिलती है कि हम सुबह 10 बजे का टाइम मिल रहा है, जिस समय अमूमन नंबर जो मूवी देखने वाले लोगों का होगा वो कम और टाइमिंग हो जाती है। तो OTTs की एंट्री क्या गढ़वाली या जो आंचलिक सिनेमा है उसके लिए एक ब्लेसिंग हो सकती है? बिल्कुल, ये भी एक विंडो मिल रहा है। अब डिलीवर आपको करना है, विंडोज़ हैं, लेकिन सवाल ये कि आपके विंडो खोलेगा कौन, कितने लोग खोलने वाले हैं, वो इम्पोर्टेंट है। वो ज़रूर उसमें वो जो पहले बात कह रहा था कि कंटेंट पे डिपेंड करेगा, मौलिकता कितनी है, लोग आज वो देखना चाहते हैं। अभी आपने स्पेनिश फिल्म की बात ये डब हुई है गढ़वाल की फिल्म, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसा लगा होगा लोगों को, ये मटेरियल स्पेन में चल सकता है, और उन्होंने उसको अप्रोच किया। और ये आज जो हमारे पास बल्कि अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं, हम चाहें तो वर्ल्ड वाइड जा सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी मेकिंग पे ध्यान दें, अपने कंटेंट पे ध्यान दें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों, और भाषा में आजकल कोई दिक्कत नहीं है। OTT में एक विंडो तो है, पर उसको अगर इनकैश करना है तो आपको वॉल्यूम, अपना रीच बढ़ाना पड़ेगा, आपके व्यूअर का रीच बढ़ना पड़ेगा। आप उत्तराखंड में तो सिनेमा जितने भी है उतने में दिखा लीजिए, जितना % लोग देखते हैं वो देख लेंगे। OTT में भी खाली उत्तराखंड तक आप सीमित रहेंगे तो कितना आप उसमें आपके सब्सक्राइबर हो पाएंगे। मैं उसी बात पे आप तक पहुंचना चाह रहा था, और मैं ये भी चाह रहा था, इस बात पे भी आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जैसे हम OTTs पे जाते हैं, OTTs मल्टी लैंग्वेज होते हैं, चाहे उसमें हिंदी में आपको देखना है, बांग्ला में देखना है या बाकी और भाषाओं में देखना है, तो आप उसको वहाँ तक ले जा सकते हैं, उस अप्रोच तक जा सकते हैं। क्या एक स्पष्ट भाषा नीति जो हमारी नहीं है, हमारी लोक भाषाओं को लेकर के अभी तक, या उसकी मान्यता नहीं है, या वो पढ़ाई नहीं जा रही है, या उसको पेनिट्रेट नहीं किया जा रहा है आने वाले जो जनरेशन है उसके अंदर उस लेवल पे? जनरली हम घर में सीख रहे हैं तो सीख रहे हैं, लेकिन एक जो पेनिट्रेशन है जो एक सिस्टम के थ्रू किया जा सकता है, जब वो नहीं हो रहा है तो हमको सेगमेंट नहीं मिल पाते हैं उनके अंदर भाषा को लेकर के सेगमेंट की। हिंदी के बगल में गढ़वाली भी लिखा हो, या हिंदी के बगल में कुमाऊनी या जौनसारी भी लिखा हो,
कि लोग उस पे जा कर के भी अपने सेक्शंस को, फेवरेट सेक्शंस को चूज़ कर पाएँ। तो एक उस ऑप्शंस की लिस्ट में हम गायब हो जाते हैं। तो क्या लगता है कि भाषा की जो नीतियाँ हैं अभी तक, उनका स्पष्ट न होना हमें नुकसान दे रहा है? शायद ये किसी हद तक कुछ बहुत मामूली इसका प्रतिशत होगा। मैं यहाँ पर कहना ज़रूर चाहूँगा कि जब आप फिल्म मेकिंग करते हैं या कोई भी कला से रिलेटेड हो, तो कला अपने आप बोलती है, वो भाषा की मोहताज नहीं होती है। आप देखेंगे अभी साउथ की फिल्में बन रही है, एक साथ हिंदी में भी और इसमें भी, सब बड़ा अच्छा वेलकम हो रहा है। बड़ा क्रेज है, नॉर्थ में बड़ी देखी जा रही है। कांतारा जैसा, कांतारा जैसी फिल्म, हमारा पूरा टॉपिक जो टॉपिक उत्तराखंड का है हो सकता है, वो उत्तराखंड का टॉपिक है वो, और रेप्लिका है पूरा। उन्होंने उसको इनकैश कर लिया और उन्होंने लाए तो वो पूरा छा गया। तो वो भाषा इतना बैरियर नहीं है। आजकल तो किसी भाषा में आप डब कर लीजिए, बहुत आसान टेक्नोलॉजी ने कर दिया सब कुछ। पहले वाली बात नहीं है कि आपको दूसरी भाषा में लाने में दिक्कत। हम अभी एक फिल्म मैंने करी है पीछे, चक्रव्यूह, वो गढ़वाली में, कुमाऊनी में, नेपाली में और जौनसारी में वो फिल्म डब हुई है। और लेकिन चली वो शायद नेपाल में कितना चली मुझे नहीं उसकी जानकारी, लेकिन उसने एक ये ज़रूर किया कि भाषा में 3-4 भाषाओं में तो उसका कुछ न कुछ परसेंटेज व्यूअर का बढ़ा है। पर ये हम इसको तेलुगु में भी कर सकते हैं, बशर्ते हमारा कंटेंट हो जो तेलुगु को लोगों को भाएगा, उनको प्रभावित कर सके, आकर्षित कर सके। वो इम्पोर्टेंट है। भाषा तो हो जाएगा वो, और लोग कल्चर देखना चाहते हैं। हम भी तो साउथ का कल्चर देख रहे हैं। साउथ की फिल्मों में जब हिंदी में डब होकर कहते हैं कल्चर, तो हम वही देख रहे हैं। तो लोग भी नॉर्थ का कल्चर देखना चाहता है और एक्सट्रीम नॉर्थ का भी देखना चाहते हैं, जो हिमालयन बेल्ट है उसका कल्चर भी देखना चाहते हैं। अभी जिस सेट से हम लोग बात कर रहे हैं, बीरा का सेट है, कैसे क्या अनुभव रहा इस शूटिंग के दौरान आपका, बीरा के साथ जुड़ा हुआ जो अनुभव आपका है? बीरा फिल्म जो है बालाजी प्रोडक्शन की शायद पहली आंचलिक फिल्म है उत्तराखंड की, और मैं समझता हूँ ये फिल्म में जितनी डिटेलिंग से काम कर रहे हैं वो आने वाले टाइम में काफ़ी काम आएगा। काम की रफ्तार भले ही स्लो हो रही है, उतना जितना और उत्तराखंडी फिल्मों में काम निकलता है उसके रेशियो में थोड़ा कम निकल रहा होगा, लेकिन डिटेलिंग बहुत अच्छी है। फिल्म का ट्रीटमेंट बहुत मायने रखता है कि आप कितने डिटेल, अगर आप कल्चर दिखा रहे हैं तो कैसे दिखा रहे हैं और किस तरह से पेश हो पा रहा है। और यहाँ पर जो टीम है बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, बड़े तजुर्बेकार लोग हैं, और वो समझते हैं एक एक चीज़ को। डीओपी हो चाहे हमारे निर्देशक देवराव जी हैं, सब लोग बहुत डिटेल से काम कर रहे हैं और बड़ा अच्छा माहौल है। हम लोग बेस्ट पॉसिबल जो है वो शायद आर्टिस्ट भी दे पाएगा ऐसे माहौल में, क्योंकि आर्टिस्ट को एक माहौल चाहिए होता है। अगर माहौल नहीं होगा तो वो भी एक तरह से किताब पढ़ी और आगे बढ़ गए, वो वाली बात। जो आर्टिस्ट कंट्रीब्यूशन है वो निकल के तब आता है जब आर्टिस्ट एक ईज पे हो मेंटली और वो किरदार में अपने आप को डुबो सके। वो तभी हो पाएगा जब उसके पीस ऑफ माइंड होगा, और वो यहाँ पर काफ़ी हद तक हमारी टीम के द्वारा किया जा रहा है। जो कि उत्तराखंडी फिल्मों में ये डिस्टर्बेंस काफ़ी रहता है आर्टिस्ट के लिए, मैंने ये महसूस किया। लेकिन अब लोग इस बात पे भी एम्फसाइज कर रहे हैं कि आर्टिस्ट को एक माहौल देना पड़ेगा ताकि वो आर्टिस्ट कंट्रीब्यूशन उसमें बढ़े। देखिए डायरेक्टर का तो होता ही है, डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ शिप। राइटर ने अपना काम कर दिया, डायलॉग राइटर ने कर दिया, स्क्रीन प्ले वाले ने कर दिया, आर्ट डायरेक्टर ने कर दिया। अब सारा काम हो चुका है, कैमराज भी बहुत अच्छे अच्छे आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब आर्टिस्ट कंट्रीब्यूशन कितना उस किरदार के लिए हो रहा है ये निकालने आप बहुत ज़रूरी। क्यों अगर वो सारा कुछ हुआ और आर्टिस्ट कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है तो वो एक फेक जैसा प्रोग्राम हो जाएगा। तो वो यहाँ पर एक प्रयास ये चल रहा है जो प्रोडक्शन की तरफ से कि आर्टिस्ट कंट्रीब्यूशन को हम कैसे बढ़ाएं, किस तरह से आर्टिस्ट साइकोलॉजिकल ढंग से किस तरह से उनका टेम्परामेंट को उसको ध्यान में रखते हुए, हर आर्टिस्ट का अपना टेम्परामेंट होता है, उसके मिजाज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कंसल्टेशन होगा तो आर्टिस्ट अपना टेम्परामेंट में नहीं आ पाएगा, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं ताकि आर्टिस्ट अपने बेस्ट पॉसिबल टेम्परामेंट के साथ आगे आए। और जो कास्ट यहाँ पर किया गया है, डेफिनेटली हर आदमी को वो रोल के लिए चुना गया जिसका उसका अपना टेम्परामेंट है, जिसका उसका अंदाज है, जो जिस जोनर में उसकी महारत है। तो ये आउटपुट बहुत अच्छा आएगा डेफिनेटली, और लोगों को बहुत पसंद आएगा, आई एम श्योर अबाउट दिस। और बीरा
शायद एक इबारत लिखे कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी इसमें हो रही हैं जो वाकई डॉक्यूमेंट हो रही हैं, जो बिल्कुल शब्द हैं जो वो लाए जा रहे हैं कल्चर के पुट उसमें आज देखिए आप, शादी बहुत छोटे उसमें भी दिखाई जा सकती है, लेकिन शादी के लिए पूरा एक दिन का तामझाम, ये पूरा व्यवस्था तैयार हो रही है। तो वो डिटेलिंग करने का एक प्रयास जो है वो फिल्मों को समृद्ध बनाएगा और हमारी फिल्मों की जो दूसरी भाषा के लोग हैं उनके हृदय में भी एक जगह बनाएगा और हमारा जो ऑडियंस रीच है वो बढ़ेगा। पहाड़ों पे जब हम लोग बात करते हैं, स्पेशली पहाड़ों पे शूटिंग की जब हम लोग बात करते हैं, इसके अपने अलग चैलेंजेस हैं। अगर इसके वाइस एंड वर्सा हम लोग देखें, दूसरे हिस्से में देखें, तो इसका अपना एक मज़ा भी है। एक छोटा सा गांव है थत्यूड़ के ऊपर जहाँ पे हम लोग ये बैठ के शूट कर रहे हैं औंतड़। कैसा एक अनुभव रहा आपका इस गांव में शूट के दौरान? भाई सच बताएं तो मैं तो पहले भी कह रहा था, ये गांव शूट के लिए परफेक्ट एक शूटिंग प्लेस है और जिन्होंने भी ये लोकेशन चूज़ करी है तो बहुत दूर तक की सोच रख के करी और यहाँ पर हर वो कंपोनेंट है जो ये फिल्म के लिए चाहिए और टिपिकल पहाड़ी फिल्म के लिए चाहिए, वो कंपोनेंट यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ के मकान जो ट्रेडिशनल हाउसेज है वो यहाँ पर है, यहाँ पर आर्टिस्ट के रहने के लिए व्यवस्था है, टेक्निकल टीम के रहने के लिए व्यवस्था है, दूसरे संसाधन, इंटरनेट की व्यवस्था भी अच्छी है और लाइट्स के अरेंजमेंट भी ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट्स है बहुत सारी और सीनरिक ब्यूटी तो है ही, एक ब्यूटीफुल टेरेन है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि बीरा फिल्म एक और मील का पत्थर साबित करेगी। ये इस गांव के वो जो प्रोडक्टिविटी उत्तराखंड में हो रही है, मैं समझता हूँ हमारी उत्तराखंड की कम फिल्में ऐसा दिखा पा रहे हैं कि उत्तराखंड में क्या हो सकता है। ये उन खेतों को, उन खलिहानों को, उन घरों को, उनके जो यहाँ पर रहकर युवा कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट को भी एक तरह से उभारेगी कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, क्या हो रहा है जो लोग कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी आंचलिक फिल्म के लिए कि वो वहाँ के जो बेसिक जो लाइफ के कंपोनेंट हैं वो लोगों के सामने आए और लोग उससे उत्साहित होकर, जो लोग इवन की प्लान की हम बात कर रहे हैं तो रिवर्स प्लान, कहीं बीरा को देख के लोग रिवर्स प्लान शुरू कर देंगे कि भाई हम इस जगह पे जाके लाइफ को एक बेटर ढंग से शुरू कर सकते हैं। तो वो भी कुछ बीरा में आने वाला है कि जिस तरह से यहाँ पर अब आलू की खेती और ये सब बीन्स की खेती और ये सब के बीच में ये हो रहा है, लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ के रहन सहन की बातचीत हो रही है, यहाँ के घर आप देखिए, ये आपको किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ऐसा घर मिलना आसान नहीं है जिस तरह के घरों में यहाँ के लोग रह रहे हैं। तो ये बहुत आकर्षित करेगा लोगों को कि हम भी जाके वापस पहाड़ों में जाएं, अपना कुछ कारोबार वहाँ पर शुरू करें और इतने आलीशान घरों में रहें और इतने सुकून में रहें, इतने बेहतर माहौल में रहें। और अब मेरा आखिरी जो सवाल है आपसे, ये सवाल मेरा बिष्ट जी से तो है, लेकिन बिष्ट जी से ज़्यादा मेरा ये सवाल है दिल्ली वाले बिष्ट जी से, सांस कितनी आ रही है? ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ तो सांस ऐसा लग रहा है कि कुछ एनर्जी जा रही है अंदर, इतनी शुद्धता हवा में। और दिन भर के शूट के बाद हम थके होते हैं, चूर होते हैं, लेकिन फिर भी हम ट्रैक पे वो वॉकिंग पे निकलते हैं क्योंकि ये जो देवदार के घने वृक्ष और इनकी सौंधी सौंधी खुशबू हमें आती है, तो उसका आनंद यहाँ पर जो आ रहा है। और पॉल्यूशन है ही नहीं, हम लोग बहुत कुछ कर नहीं रहे यहाँ पर, लेकिन बहुत एनर्जेटिक हैं उसके बावजूद। और दिल्ली और महानगरों में आप देखिए, आप बहुत बैलेंस डाइट खाते हैं, बहुत ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप एक सिकनेस जैसे आपको रहती है। मेरी एज 65 साल है और मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ शायद मैं 55 में आ गया हूँ, ऐसा कुछ एनर्जी लेवल 50 का आ गया है और कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। इससे पहले ये जो प्रोसेस है रेजोनेटिंग का, ये मेरे को लगता है कि शायद आप प्लान कर रहे हो कि 2-4 मूवीज जो है मैं इसी तरह के टेरेंस में करूँ। नहीं, अभी मैं पिछले 3 महीने से इन्हीं टेरेंस में घूम रहा हूँ और ये करते चला आ रहा हूँ। 3-4 महीने मैं एक दिन के लिए दिल्ली गया था, फिर वापस आ गया इस शूट के लिए। सिर्फ एक दिन रहा हूँ लिटरली, आज स्टे किया और अगले दिन फिर वापस आ गया। पर अच्छा लग रहा है, मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ और जो मेरी क्षमताएं उनसे ज़्यादा काम यहाँ पर कर पा रहा हूँ। खाना भी अच्छा खा रहा हूँ, बड़ी अच्छी भूख भी लग रही है और नहीं, वाकई बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं तो सोचता हूँ कि यहाँ पर रहना अपने आप में एक तो बड़ा वरदान है और यहाँ के लोगों का जो बिहेवियर है, जो सौम्यता है उनके अंदर, जितने कर्मठ वो लोग हैं, उनको मिलके इंस्पायर हो रहे हैं हम भी
कि हम भी अपने काम में उतनी कर्मठता से काम करें। हम तो एक्टिंग ही कर सकते हैं, लेकिन उसको बड़ी शिद्दत से करें, कर सकते। जितनी शिद्दत से अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल। पहाड़ पहाड़ में जीवन पहाड़ जैसा ज़रूर है, चैलेंजेस अपने हैं, टेरेंस के चैलेंजेस हैं, जीवन को जीने के चैलेंजेस हैं, लेकिन पहाड़ उतनी बड़ी ब्लेसिंग्स भी आपके लिए लेकर के आता है, जो वो आपके अंदर कूट कूट करके एक शुद्ध हवा को भरता है, शुद्ध एटमॉस्फेयर को भरता है, जो आपके चेतन को, आपकी प्रकृति को, आपके अंदर के इंसान को और परिष्कृत करता है और शुद्ध करता है। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।